हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में नया। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं पार्ट 4। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है। उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान में उनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पॉलिटी की कोई भी क्लास उनके नाम के बिना तो अधूरी ही है। तो आगे बढ़ने से पहले हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास। ये पार्ट 4 है जूनियर रेटेड एग्ज़ाम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है उसे स्वीकार किया गया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का वो होता है 3:2। ये ध्यान रखिएगा, ये 3:2 है। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया, तो वो तैयार किया पिंगली वेंकैया ने। अगर बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट कि जो वेट इसमें क्या इशू आ गया, चलिए हाँ आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और ज़्यादा तो जो सफ़ेद पट्टी होती है बिल्कुल बीच में राष्ट्रीय ध्वज के, उसमें एक चक्र होता है अशोक चक्र। उसमें जो तीलियों की संख्या होती है वो 24 तीलियाँ होती हैं। और बात करें तो इसका जो कलर होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है। और ये किसका प्रतीक होता है, ये प्रगति का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली भाषा जो हैं इनको 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इन्हें क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं वर्तमान में, वो है 22। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब मूल संविधान में कितनी थी, तब आप बोलेंगे मूल संविधान में थी 14। क्या इसमें अंग्रेजी शामिल है, तो अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैग भी कहते हैं। तो भारत का जो कैग होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो वो होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर हम देखें इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो हिसाब किताब होता है उसको ऑडिट करने का काम करता है। चाहे वो अकाउंट्स केंद्र सरकार के होंगे या फिर राज्य सरकार के होंगे, उनको ऑडिट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, कैग का होता है। अकाउंट्स बनाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से कैग का नहीं होता है। राज्य सरकार के जो हिसाब हैं उनको बनाने का काम जो होता है ना, लेखा जोखा तैयार करने का काम होता है, वो कैग का होता है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये काम जो होता है लेखा जोखा बनाने का, वो कैग नहीं करता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी फातिमा बीवी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची वो सूची होती है जिनके विषय पर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आते हैं वन आता है, शिक्षा आती है, विवाह है, और गोद लेना आता है, जन्म मरण पंजीकरण आता है, और वन्य जीवों का संरक्षण आता है, और बाट और माप आते हैं। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ही पास है। और ये समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा को भी लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि ये जो छुआछूत की भावना होती है, अनटचेबिलिटी जो होती है, इसका जो अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका भी निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो अनुच्छेद 71 के तहत करता है। नेक्स्ट, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह। और इनके समाधि स्थल जो है उसे क्या बोला जाता है? किसान भूमि के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? मतलब जो इंडियन पॉलिटिकल जो व्यवस्था है उसमें जो सबसे ऊंचा है वो कौन है? सबसे ऊंचा है संविधान। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि न्यायपालिका हो गया, जनता हो गया, तो सबसे ऊंचा क्या है? संविधान है हमारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को। और प्रथम जो फर्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? हीरा लाल जी कानिया। और वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 34 है। मतलब एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 जो हैं, 33 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो 33 + 1 34 जो हैं वो वर्तमान में है। और वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। नेक्स्ट, भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है गोवा। अगर बात करते हैं कि जो समान नागरिक संहिता है वो केवल एकमात्र राज्य, जिसमें राज्य नहीं होना चाहिए, सही है ये क्वेश्चन, भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो है गोवा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना है, तो वो सिक्किम बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए कि समान नागरिक संहिता का संबंध, मतलब इसके बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल आपका है 44। इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए करता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो कर इकट्ठा हुए हैं उनको कैसे बांटना है, क्या करना है, इसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। तो ये क्लास गाइस आज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।